पहला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को व्यक्ति ने अपना पालतू बनाया था, उसका नाम आपको बताना है। तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका उत्तर कुत्ता, ठीक है, और बिल्कुल सही है। कुत्ता जो है सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। अब उसका जो भी वजह रहा हो, क्योंकि देखिए क्यों कुत्ता बनाया गया था, क्यों और किसी जीव जंतु को नहीं बनाया गया, तो उसके पीछे कई सारे रीजन हैं, ठीक है। रीजन जो सबसे बड़ा है वो ये है कि धरती पे जितने भी पशु हैं उनमें से कुत्ता एकमात्र ऐसा पशु है जो बहुत जल्दी मानव के मतलब कि आप किसी को पुचकारते हैं, बड़ा आपसे प्यार करने लगता है, लाड दुलार दिखाने लगता है, और बाकी के जो जीव जंतु हैं ना वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, खतरा भी बन सकते हैं, और वो जल्दी क्या करते हैं, हमारे आसपास नहीं भटकते हैं। लेकिन कुत्ते को आप थोड़ा सा पुचकार दो, पूंछ हिलाते हुए, दुम हिलाते हुए आपके पास आ जाएंगे, आपको चाटना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से दोस्तों उनके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल हमारे अनुकूल होती है, इसलिए व्यक्ति ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिलता है, तो उसका नाम आपको बताना है और सही कूट यहाँ पर देखना है। क्या बोल रहा है आपसे, उन स्थानों का चुनाव करिए जहाँ पर पुरातत्व विद्वानों को सबसे पहले कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है। बताइए, पहला दे रहा है पय्यमपल्ली, दूसरा दे रहा है हल्लूर, तीसरा दे रहा है महागढ़ा, तीसरा दे रहा है गुफ़्फ़कराल, चौथा, पांचवा दे रहा है बुर्ज होम। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में पता होगा। और ये जितने के जितने जगह दिए हुए हैं सभी के सभी स्थल क्या हैं, सभी के सभी स्थल कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य देते हैं। और ये सभी के सभी स्थल दोस्तों 9 पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, 9 पाषाण काल के स्थल हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिलता है। 2 सेकंड रुकिए। तो दोस्तों याद रखिए दोस्तों, ये जो पांचों के पांचों स्थल यहाँ दे रहा है, पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागढ़ा, गुफ़्फ़कराल, बुर्ज होम, ये पांचों के पांचों जगह जो है पुरातत्वविदों ने खोजा है और यहाँ पर कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये सभी के सभी स्थल 9 पाषाण युग से संबंधित है, 9 पाषाण कालीन पुरा स्थल है। ओके, इतना याद रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि देखो 100% इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कन्फर्म आएगा क्वेश्चन 100%। और अगर आएगा तो देखो मुझे पता है बुर्ज होम के बारे में सबको पता है, गुफ़्फ़कराल के बारे में पता है, लेकिन हल्लूर हो गया, पय्यमपल्ली हो गया, ये आप सभी के लिए नया है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए वो चीज़ें तो आप ज़रूर से याद रखो। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से पुरास्थल कृषि व पशुपालन दोनों से संबंध नहीं रखता है, केवल उस स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन दे रहा है करनूल, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिराद और दाऊजली हेडिंग। इसमें से कौन सा संबंध नहीं रखता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो फटाक से बता दीजिए कौन सा स्थान है जो संबंध नहीं रखता है। कुरनूल। कुरनूल दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दोनों बात बोला है, एक तो कृषि और दूसरा पशुपालन। तो कृषि पशुपालन दोनों ये मेहरगढ़ में होता था, कोल्डिहवा में होता था, चिराद होता था और दाऊजली हेडिंग। कुरनूल में दोस्तों कुरनूल नहीं है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि कृषि की शुरुआत या पशुपालन ये 9 पाषाण काल से स्टार्ट हुआ माना जाता है, पूरा पाषाण काल से नहीं, ठीक है। तो इस काल के मनुष्य जो थे वो कृषक और पशुपालक नहीं थे। तो कुरनूल जो जगह है ये पूरा पाषाण काल के स्थल है और बाकी यहाँ पे मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिराद, दाऊजली हेडिंग ये सब 9 पाषाण कालिक स्थल है। और इस समय तक मनुष्य जो कृषक भी बन गया था, पशुपालक भी बन गया था, साथ ही साथ अपनी अस्थायी बस्तियाँ भी बनाना शुरू कर दिया था। तो क्या होगा आंसर, केवल एक। अरे यार मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे आपसे पूछना है तो मैं खुद ही उत्तर बताते जा रहा हूँ, भूल गया था। चलो अभी आपसे आपको बताना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सामने दे रहा मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिराद, गुफ़्फ़कराल, ठीक है। इस 4 ऑप्शन को यहाँ पे सेट करना है और बताना है कि कौन सा जगह कहाँ पर है। तो आप फटाक से सेट कर लो वीडियो को पॉज करके और मैं जा रहा हूँ बताने, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मेहरगढ़ दोस्तों ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में पड़ता है। तो आपका एक उत्तर तो आपको यहाँ से मिल गया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से प्राप्त होता है और यहीं से गेहूं और जौ के अवशेष भी मिले थे। कल वाले वीडियो हम लोग देखे थे, याद है कि नहीं। साथ ही साथ मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने प्रारंभिक स्तरों पर विभिन्न जानवरों के अवशेष भी मिले, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ भी मनुष्य पशुपालन के बारे में सीख चुका था काफ़ी कुछ। और कुछ ऐसे भी अवशेष मिले जैसे हिरण हो गया, सूअर हो गया और जंगली जानवर हो गया, उनकी भी हड्डियाँ मिली हैं, लेकिन वो सबसे निचले स्तर मिली हैं, ज़मीन के सबसे निचले स्तर पर मिली हैं।
उसके बाद के स्तरों में भेड़ बकरियां और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मवेशियों की हड्डियां मिली हैं, जिससे ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ के लोग पशुपालक तो कंफर्म बन चुके थे, ठीक है, और मवेशी पालने लगे थे। कोल्डियावा की बात करूँगा तो कोल्डियावा जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है कोल्डियावा, ठीक है, और यहाँ से चावल और जानवरों के हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा जो चिराद है ये आधुनिक बिहार में है। इस समय जो बिहार का एरिया है वहाँ पे चिराद था एक ज़माने में, और वहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल इन सब के अवशेष मिले हैं। तो ये पता चलता है कि कृषि और पशुपालन का काम भी वहाँ चलता था। गुफकराल ये कश्मीर में है, यहाँ पर जो है गुफा पता चला है, ठीक है, इसी के नाम पर इसका गुफकराल नाम भी पड़ा था, और यहाँ से गेहूँ और दलहन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो गुफकराल, बुर्ज होम ये सब कश्मीर वाले एरिया हैं। तो आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 3, 1, 4, 2 करना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महागढ़ा, बुर्ज होम, हल्लूर, पय्यमपल्ली, इसको आपको मैच कराना है कौन कौन सी चीज़ कौन कौन सी जगह पर है। तो अभी पीछे हम लोग बताना है कि अच्छा आप पहले एक बार सेट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप सेट कर सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पे सेट करने के लिए नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं उसके बारे में बता दीजिए। तो बुर्ज होम तो आपका कश्मीर में है, ये तो आपको कन्फर्मेशन एकदम पता है, ठीक है। बचा आपको महागढ़ा, हल्लूर और पय्यमपल्ली। तो ये पता है कि ये सब जो स्थल हैं ये आपके 9 पाषाणकालिक स्थल है, लेकिन अभी तो सेट करना है ना। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा सेट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, महागढ़ा जो है ये आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और इस पूरा स्थल से चावल और मवेशियों के बारे में पता चला है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टियों पर खुरों के निशान मिले हैं। तो उस आधार पर ये कहा गया कि यहाँ के लोग जो है पशुपालक रहे होंगे, ठीक है। और बुर्ज होम जो आपके कश्मीर में है, और बुर्ज होम से वही गेहूँ, दलहन और कुत्ता, मवेशी इन सब के जो है साक्ष्य मिले हैं। बाकी अगर बात करें हल्लूर की, तो हल्लूर दोस्तों आंध्रा में नहीं है, हल्लूर दक्षिण भारत के कर्नाटक में है। अब देखो यही सब प्रश्न बनता है, और आप कितना भी अच्छे से पढ़े हो ना, लेकिन अगर आपके पास क्लियर आपको पता नहीं है तो फिर आप सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब चीज़ एकदम याद रखो। 100% क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं इस बार, ठीक है, तो याद रखना। पय्यमपल्ली की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना में नहीं है, ये है तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु में। देखो जगह का नाम चेंज कर दिया है, और आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तो लगेगा कि दक्षिण भारत के नाम है, तो आपको यहाँ पे जो है गलत कर दोगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना। फिलहाल याद रखिएगा कि हल्लूर कर्नाटक और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन ये एनसीईआरटी कक्षा 6 में दोनों की पूरा स्थलों को कहाँ पे दर्शाया गया है? आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया। हल्लूर और पय्यमपल्ली अगर आप कक्षा 6 का चैप्टर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश बताया गया है, वो गलत है। उस एनसीईआरटी में कुछ मिस्टेक था, तो वो सही नहीं दिया हुआ। फिलहाल आप आंध्रा नहीं करेंगे, हल्लूर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद करिएगा, और इसी की वजह से यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, ओके। तो याद रखिएगा, जो पय्यमपल्ली है ये तमिलनाडु में है, जो हल्लूर है ये आपके कर्नाटक में। अच्छा हल्लूर से मिला क्या है? तो हल्लूर से ज्वार, बाजरा, मवेशी वही सब साक्ष्य मिले, सुअर के भी साक्ष्य मिले हैं। तमिलनाडु से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 और 4 क्या है? गलत है। 3 और 4 दोनों गलत है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 6वां प्रश्न हमारे सामने दे रहा है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। दूसरा दे रहा है, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्या दे रहा है? करा पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। उसमें से एक पुरास्थल का नाम बता रहा है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम पीछे हम लोगों ने पढ़ा, बुर्ज होम, गुफकराल ये सब आधुनिक कश्मीर वाले हिस्से में थे। करा वहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले। तो जाहिर सी बात है यार, उस जमाने के लोग जो है घर बना के तो रहते नहीं थे, ठीक है। और आपको पता है कि कश्मीर में ठंडी तो रहेगी, तो ठंडी से बचने के लिए लोग गड्ढों में घर बनाते थे। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय अच्छे से समझाया था। और उसी घरों को हम क्या बोलते थे? गर्तावास कहते थे। और यहाँ से जो लोग भी अगर मान लो झोपड़ी भी बना के कोई रह रहा है अंदर या बाहर, तो जहाँ भी
झोपड़ी बना के रह रहा है, तो झोपड़ियों के अंदर कई बार आग जलाने के प्रमाण मिले हैं, कई बार झोपड़ियों के बाहर भी आग जलाने के प्रमाण मिले हैं। तो उससे ये पता चलता है कि जाहिर सी बात है ये बुर्ज होम का कंडीशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ ठंडी पड़ती थी और ठंडी से बचाव करने के लिए लोगों ने यह काम किया होगा। तो दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब कथन दोनों जो दे रहा है वो सही हो जाएगा। अगला है नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है, ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का कक्षा 6 का जो है ना, कक्षा 6 की जो बुक है ना, इससे जान लो पूरी एग्जाम में कम से कम 40% क्वेश्चन बनते हैं। पीसीएस और आईएएस की एग्जाम की बात करो मेरे भाई, मानो मेरी बात को, नहीं मानोगे गलती करोगे बाद में मेरा दोष मत देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा पूरा दिल कर रहा है कि इस बार पीसीएस एग्जाम में इस क्लास 6 के इसी प्रैक्टिस सेट से मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। अगर नहीं आया रहेगा एग्जाम में तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। मेरा पूरा दिल कर रहा है, पक्का मैं बता रहा हूँ, एकदम श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ, और मेरा दिल कभी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जल्दी से इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग उस पर भी कमेंट करेंगे, ठीक है, तो फालतू का कमेंट मुझे मत मानना। ठीक है, अभी मैं बहुत गुस्सा आने लगा मुझे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन ये दे रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बात कर रहा है नवपाषाण युग का। आपके दिमाग में पूरा का पूरा सेंटेंस भरा रहना चाहिए कि पाषाण युग में 3 थे। ठीक है, और सबसे आखिरी का जो पीरियड चला वो नवपाषाण काल का युग चला है, और इसी युग में मनुष्य जो खेती करना शुरू कर दिया था, मनुष्य जो है पशुपालक बन गया था, मनुष्य जो है कुत्ते वगैरह पालना शुरू कर दिया था, मनुष्य अस्थायी बस्तियाँ बनाकर रहना शुरू कर दिया था, मनुष्य को आग की जानकारी हो गई थी तो मनुष्य खाना बनाकर खाना शुरू कर दिया था, मनुष्य जो है पहिए का निर्माण कर चुका था, और एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जैसे चीज़ों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था इस नवपाषाण युग में। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट याद करते हुए अब याद करो पढ़ना। ठीक है, तो कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, सिर्फ आप इसी चीज़ को हमको बता दो। पहला दे रहा है, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। देखो यार, पता है पढ़ते समय ना केवल वर्ड पूर्णतः वध ये जहाँ कहीं भी दिया हो ना, तो उनको तुरंत समझ लिया करो, कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे। ठीक है, पूर्णतः, अरे एक बोल दिए होते कि औजारों का प्रयोग और निर्माण कम हो गया था, बंद क्यों हो जाएगा भाई? सब कुछ नहीं ना बदल जाएगा अचानक से, बंद क्यों हो जाएगा? ना 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 ना, यही तो गड़बड़ बोल दिया, पूर्णतः लगा के गलत कर दिया। चलो फिलहाल आगे देखते हैं। अगला दे रहा है, इस काल में औजारों की धार को अधिक पैना करने, पैना मतलब जानते हो नुकीला करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। हाँ जाहिर सी बात है, शुरू से लेकर के बाद के हथियारों में यही तो मिले हैं, उनमें सल्क, उनमें जो है चमक, उनमें ये सब करने के लिए बहुत सारे काम किया था कि औजार जो हो नुकीला हो और अच्छी किस्म का औजार हो। अगला दे रहा है, इस युग में वनस्पतियां और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग का होने लगा था। मैं पहले ही बताया यार, आदमी कृषक बन चुका था और आग की खोज हो गई थी, तो बढ़िया बढ़िया आइटम भी बनने लगा। पनीर नहीं बन रहा था लेकिन अच्छा अच्छा आइटम बन रहा था। तो ठीक है, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण भी आरंभ हो गया था। हाँ, मिट्टी के बर्तन बना करके और उन पर अलंकरण चालू कर दिया, बढ़िया बढ़िया डिजाइन करना, ठीक है, उनको पॉलिश करना, ये सब काम शुरू हो गया था। तो जो बोल रहा है कि यहाँ कौन सा कथन सत्य नहीं हो, जो पहला वाला कथन है यही सत्य नहीं, बाकी यहाँ पे जो 3 कथन वो बाकी सही है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। याद रखिए, नवपाषाण युग से जो प्राप्त उपकरण हैं उनको जो है वो पूरा पाषाण युग से काफ़ी भिन्न है, इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा गया था। जैसे अगर हम औजारों की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों, औजारों में धार को अधिक करने के लिए या पैना करने के लिए पॉलिश की जाती थी। कुछ औजारों को हड्डियों से भी बनाया जाता था। शुरुआत में केवल पत्थरों से बनता था, बाद के समय में हड्डियों से भी औजार बनाए जाते थे, उनकी मुठियाँ लगाई जाती थी। ठीक है, तो याद रखिए काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। बाकी ओखली मूसल का प्रयोग भी हो रहा था, और आज हजारों सालों बाद भी ओखली और मूसल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, भले पिछले के लिए नहीं, लेकिन दूल्हे का परछन करने के लिए तो किया जा रहा है। अब भाई मेरा शादी हुआ तो मुझे तो याद ही रहेगा कि मेरा परछन हुआ है। हाँ, तो ये याद रखिए। चलिए आगे के देखते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कथन और कारण दे रहा है, बहुत ध्यान से समझ के आपको उत्तर देना है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। पॉइंट 1, कारण दे रहा, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था, मतलब कपास का उत्पादन किया जा रहा था। तो आपको बताना है क्या सही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपको केवल पहिए का आविष्कार पता है, आपको आग के बारे में पता है, ठीक है, आपको जो उखली मूसल के बारे में पता है, आपको जो है पालिश वाले हथियार के बारे में पता है, आपको पालिश और अलंकृत बर्तन के बारे में पता था। और अभी आप लोग एक और चीज़ याद रखो कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उस समय में कपास की खेती
खेती होने लगी थी। और ये दोनों कथन मतलब कथन भी सही है और कारण जो दिया गया है ये बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? आप इतना बता दो खाली। तो ये दर्रा है, बताइए, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा या काराकोरम दर्रा। दर्रा मैंने समझते हैं दो पर्वतों के बीच का जो सकरा स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो मेहरगढ़ दोस्तों ये बोलन दर्रे के निकट स्थित है। किसके नीचे? निकट, बोलन दर्रे के निकट। अच्छा, मेहरगढ़ के पास में कौन सी पहाड़ी है? तो कीरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ी हैं? कीरधर, फिलहाल आप याद रखो, कीरधर की पहाड़ी है और कीरधर की पहाड़ी में ही स्थित है यह बोलन दर्रा। यह एक हरा भरा एक समतल स्थान भी है। और यह स्थान अभी कहाँ पड़ता है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान में। और बोलन दर्रा जो है दोस्तों ये ईरान जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। अगर किसी को भारत से ईरान जाना है तो इस बोलन दर्रे से होकर ही गुजर सकता है। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने है। कथन कारण, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण दे रहा है कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है यहाँ पर ABCD में से। तो बताइए, जल्दी से सोच लीजिए। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ए। जी हाँ दोस्तों, कथन बिल्कुल सही है, कारण उसकी अच्छी तरह से व्याख्या भी कर रहा है और मैं अब व्याख्या करने जा रहा हूँ आपके सामने। याद रखिए, मेहरगढ़ जो था यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य तो मिले हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, मेहरगढ़ के लोगों का ये मानना था कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं और मरने के बाद भी एक अलग जीवन होता है जहाँ व्यक्ति जाता है। तो व्यक्ति जिन जिन चीज़ों को प्यार करता था उन चीज़ों को उनके कब्रों में उसके साथ दफना दिया जाता है। और ये माना जाता है कि ये उस जो व्यक्ति की चीज़ें थी वो इनके साथ जो है उसके साथ चली जाएंगी। वो उस व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज़ों का इस्तेमाल आगे चल के करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है और ऐसा कई जगहों पर मिला है। अगला प्रश्न दे रहा है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? जो खोज हुई है उसमें कौन सा पालतू मिला है? तो ज़्यादातर लोग बताने वाले हैं कुत्ता, और ये उत्तर बिल्कुल गलत है आपका। कुत्ता नहीं दोस्तों, बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। जी हाँ, व्यक्ति के साथ या किसी मृतक के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गलत बहुत लोग करेंगे, उनका दिमाग जाएगा कुत्ता पालतू जानवर है, अच्छा जानवर, इसलिए कुत्ते को दफनाया गया होगा। हालांकि कुछ जगह से वो भी मिला है, लेकिन मेहरगढ़ से स्पेशली बकरी मिली है। देखो, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, है कि नहीं, कि उसको खाना खाएगा। तो जो भी मानसिकता रही हो, मतलब उनका अपना रहा हो। और ये आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? मेहरगढ़ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ब्रह्मपुत्र आपका कहाँ है? आपका चाइना तिब्बत होते हुए कहाँ आ रहा है? सीधे आपके भारत में एंट्री करता है, बांग्लादेश तक जाता है। तो मेहरगढ़ तो कन्फर्म नहीं है। और रही बात हल्लूर और गुफ्फकराल की, तो गुफ्फकराल आपका कश्मीर में था। हल्लूर भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। हल्लूर कहाँ पे पढ़ा था बताओ फटाक से, यही तुम लोग पढ़ाई करते हो। हाँ, हल्लूर कहाँ पे मैंने बताया, एकदम तुरंत बोलो। कर्नाटका में। हल्लूर कहाँ पे है? कर्नाटका में। याद रखो यार, गलत मत किया करो। तो जाहिर सी बात है, बता कौन? दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग कहाँ है? ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी पर एक पहाड़ी पर स्थित एक जगह है दाओजली हेडिंग। यहाँ से क्या मिला है? अगर कुछ अच्छा मिला हो तो बताइए सर। तो बता रहा हूँ आपको, यहाँ से काष्ठास्म के औजार मिले हैं। काष्ठास्म मतलब क्या था? जली हुई लकड़ी के औजार और बर्तन प्राप्त हुए हैं, मतलब लकड़ियों के बर्तन बनाए गए हैं। काष्ठास्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। जली हुई लकड़ी नहीं, जो लकड़ी क्या हो गई, दबाव में आकर क्या बन गई, एकदम पत्थर जैसी सख्त हो गई है, उसको काष्ठास्म बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो बर्तन और औजार मिले हैं कहाँ से? दाओजली हेडिंग से। यहाँ से मूसल और खरल, ठीक है, जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज को उगाते थे। दाओजली होर्डिंग से एक स्पेशल पत्थर भी मिला है जिसका नाम है दोस्तों जेडाइट। क्या नाम है? जेडाइट, याद रहेगा। जेडाइट एक तरह का स्पेशल पत्थर मिला है और ये पुरातत्वविदों का मानना है कि यह पत्थर संभवतः चीन से आया होगा। इसका मतलब चीन के साथ इसका व्यापार भी कुछ इस तरह से कोई चीज़ वहाँ पे रही होगी। तो ये सारा पॉइंट्स आप याद रखो।